अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंडरी केमिस्ट्री का लेक्चर। सेकेंडरी केमिस्ट्री के हमारे लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 यानी कि द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंटिन्यू वन बाय वन हम हर एक हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री को स्टडी करते चले जा रहे हैं। और आज जो है, आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग हमारे तीसरे हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे लास्ट लेक्चर से ये 2 पार्ट की सीरीज होने वाली है अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ इथीन। और आज का जो पर्टिकुलर लेक्चर होने वाला है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर, अबाउट द प्रिपरेशन एंड अबाउट द यूजेस ऑफ इथीन। सो अगर हम बात करें इथीन की या इथाइलिन की, बेसिकली IUPAC नेम जो है वो इसका इथीन है और वैसे इथाइलिन है। ये जो है वो हमारे पास अल्कीन फैमिली का पहला मेंबर है। और अल्कीन फैमिली का अगर मेंबर है तो इसका मतलब है इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद होगा। ठीक है ना। इथ आ रहा है तो 2 कार्बन है और इथीन हो गया तो इसका मतलब डबल बॉन्ड होगा। और ये जो इथीन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है और नेचुरल गैस में भी पाया जाता है। और बेसिकली इसमें डबल बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं वही सारी की सारी इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको समझाता हूं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। तो अगर बात करें ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन की तो सबसे पहली बात ये है कंपोजिशन, जो कि आप लोग जानते ही होंगे कि इथीन मॉलिक्यूल जो है वो कंसिस्ट करता है 2 कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम पे। 2 कार्बन एटम होते हैं, 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं। इस तरीके से आपको नजर आ रहा है CH2 और डबल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन के दरमियान में। तो कंपोजिशन तो बहुत सिंपल सी है इथीन की। और ये पहला मेंबर है हमारे अल्कीन फैमिली का। अच्छा, नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इथीन मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर कार्बन जो एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज हुआ होता है। अच्छा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो याद रखो जो कार्बन एटम होता है वो बनाता है 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई, जाहिर सी बात है 3 जनरेट करेगा वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इस तरीके से टोटल 6 हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास कितने, क्योंकि हमारे पास 2 कार्बन एटम शामिल हैं तो 3 और 3 6 हो जाएगा। अच्छा, ये जो sp2 ऑर्बिटल होते हैं ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि ट्राइगोनल ऑर्डर होता है। और क्योंकि ट्राइगोनल होता है तो ट्राइगोनल के अंदर जो एंगल बनता है वो बनता है 120 डिग्रीज का। अच्छा, रिमेनिंग एक बच जाएगा 2pz ऑर्बिटल जो होगा ना, जो 2pz ऑर्बिटल्स होंगे वो अनहाइब्रिड होंगे और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। मतलब अगर देखा जाए जो प्लेन है जिसपे sp2 ऑर्बिटल्स हैं उनके परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है ना। तो वो भी मैं स्ट्रक्चर के जरिए समझा भी दूंगा, लेकिन फिलहाल ये समझने और लिखने वाली बात है कि आपने नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को किस तरह से एक्सप्लेन करना है। और फिर सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे है कि एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है कार्बन का वो ओवरलैप करता है एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेकंड कार्बन के। ठीक है ना। सबसे पहले वो दोनों ओवरलैप कर लेते हैं तो एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है कार्बन एटम्स के दरमियान में। ठीक है ना। डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड तो बन चुका है। रिमेनिंग 2 sp2 ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो जाहिर सी बात है वो 2 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो एक कार्बन ने दूसरे कार्बन से एक सिग्मा बॉन्ड बनाया और हर कार्बन के जो 2 बचे उन्होंने जो है वो क्या बना लिया, उन्होंने सिग्मा बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ। तो जो 2pz ऑर्बिटल्स होते हैं कार्बन एटम्स के वो अनहाइब्रिडाइज होते हैं और फिर वो पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं और जो कि बनाते हैं पाई बॉन्ड, यानी कि हाफ और हाफ, फिर वो एक पाई बॉन्ड बन जाता है जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा है। सबसे पहली बात, ये कार्बन के 3 ये आ गए sp3 ऑर्बिटल्स और इस कार्बन के ये 3 sp3 ऑर्बिटल हो गए। एक ने यहाँ पे ओवरलैपिंग कर ली और ओवरलैपिंग करके बना लिया सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना। तो 2 बच जाएंगे, एक ये बचा एक ये बचा, उन्होंने हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कर ली और इस कार्बन के इन दोनों ने हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कर ली तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जाहिर सी बात है। तो अब ये जो pz ऑर्बिटल्स है ना ये सिर्फ पैरेलल हैं, ओवरलैप करके ये कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, ये बना रहे हैं पाई बॉन्ड। तो समझ लो कि हाफ पाई बॉन्ड इधर हो जाता है और हाफ पाई बॉन्ड इधर हो जाता है। तो इस तरीके से ये पाई बॉन्ड कंप्लीट फॉर्म हो जाता है। और समझने वाली बात ये है कि दोनों कार्बन्स हैं तो कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड बन रहा है। तो एक तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया और दूसरा ये हाफ और हाफ एक पाई बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से हमारा इथीन जो है वो अरेंज हुआ होता है। और अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि दोनों कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है और एक एक जो जगह बचती है वहां पर हाइड्रोजन नजर आ रहा होता है। सो नाउ लेट्स सी हाउ टू प्रिपेयर इथीन। प्रिपरेशन ऑफ इथेन जो है ना बेसिकली होती है 4 मेथड से। तो सबसे पहले मैं उन 4 मेथड्स को आपको थोड़ा सा हवाला दे देता हूँ।
ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए। उसके बाद फिर वन बाय वन उसको समझ लेंगे। सबसे पहला जो तरीकेकार है वो होता है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है ना, कोई भी एल्कोहल को हम डिहाइड्रेट करके प्रोड्यूस कर सकते हैं इथीन को, और मैं आपको दो तरीकों से उस बात को समझाऊंगा। इस तरीके से दूसरे नंबर पे जो है वो हम कर सकते हैं थोड़ा सा ऐसे ही है कि वहां पे हम करेंगे डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है ना, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन के जरिए की जाती है, और वो हम करते हैं इथाइल क्लोराइड की। ठीक है ना, इथाइल क्लोराइड की हम करते हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन। तीसरे नंबर पर डी हेलोजिनेशन की जाती है बाय डी हेलोजिनेशन, और डी हेलोजिनेशन की जाती है किस चीज की, ऑफ विसिनल डाइक्लोराइड। ठीक है ना, ये होता है विसिनल डाइक्लोराइड, इसकी की जाती है, जिसको हम 1,2 डाइक्लोरो इथेन भी कह सकते हैं। और इसी तरीके से चौथा और आखिरी मेथड जो है वो किया जाता है बाय रिडक्शन ऑफ इथाइन। इथाइन के रिडक्शन के जरिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये चार तरीके हैं जिन तरीकों से हम जो है वो इथीन की प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहला जो है वो हम करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड के जरिए किया जाता है। फिर विसिनल डाई क्लोराइड के जरिए किया जाता है, और फिर किया जाता है रिडक्शन ऑफ इथाइन। तो इथाइल क्लोराइड और इथाइन जो है वो आपने याद रखना है। बाकी विसिनल डाइक्लोराइड दो क्लोराइड्स हैं और एक तो अल्कोहल है। तो आमतौर पे अगर आप इन चार वर्ड्स के जरिए AV करके आप कुछ याद रख सकते हैं, जिससे प्रिपरेशन ऑफ इथेन आपको याद रहेगी कि अल्कोहल है, इथाइल क्लोराइड है, विसिनल डाइक्लोराइड है, और उसके बाद है रिडक्शन ऑफ इथाइन। ठीक है ना, चलो पहला आपको समझाता हूँ। पहला जो मेथड है, ठीक है ना, ये होता है नंबर 1 बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। और फिलहाल जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो एक खास एल्कोहल के जरिए मैं आपको समझा रहा हूँ, और वो एल्कोहल है पहला पॉइंट, वो एल्कोहल जो है वो इथाइल एल्कोहल है, या उसे हम कहते हैं इथेनॉल। हम इथेनॉल के जरिए प्रिपेयर करते हैं। किस तरीके से, इथेनॉल को बेसिकली हम क्या करेंगे, इथेनॉल को हम क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। ठीक है ना, हीट किया जाएगा और साथ साथ इसको मिक्स किया जाता है H2SO4 के साथ, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है ना, ये आ गया सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स करके उसको हीट करना है। और हाँ, एक और जो बात समझने वाली है, इसमें जो रेशो होगा 1:2 होगा। इनका जो रेशो होगा आपस में किस चीज का, इथेनॉल का और सल्फ्यूरिक एसिड का, वो है 1:2। ठीक है ना, 1:2 का मतलब ये हो गया, और बाय वॉल्यूम समझा रहा हूँ कि अगर 1 लीटर जो है वो इथेनॉल होगा तो 2 लीटर जो है वो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा H2SO4। और समझोगे इस तरीके से कि जो H2SO4 है ना, आप उसमें एक बात ऑब्जर्व करना कि ये एज अ कैटलिस्ट ही दरअसल इस्तेमाल हो रहा होता है। इन दी एंड जो है ना ये हमें मिल जाता है। पहले मैं आपको दोनों रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, फिर उसका जो कंबाइंड रिएक्शन है ना वो समझा दूंगा। सबसे पहले अगर आप अलग से समझने की कोशिश करोगे ना, तो हमारे पास है C2H5OH यानी कि इथेनॉल, और इथेनॉल को हमने किसके साथ मिक्स करना है, उसको हमने मिक्स करना है H2SO4 के साथ। ठीक है ना, हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि तकरीबन 170 डिग्री सेल्सियस पर इसको काम किया जाता है, हीट किया जाता है। तो नतीजे में हमें मिल जाता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, जो कि होता है C2H5O। ठीक है ना, और इसी के साथ साथ बन जाता है SO2, और ये आ जाता है OH, और साथ साथ प्रोड्यूस होता है वाटर। ठीक है ना, लेकिन अभी वो प्रोड्यूस नहीं हुआ इथीन जो हमें प्रोड्यूस करना था। हम क्या करेंगे, अब हम ये जो हमारे पास आई है ये जो हमारे पास आया है ना, क्या आया है, ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, हम इसको हीट करेंगे। और जब हम इसको हीट करेंगे ना, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को, यानी कि C2H5O, और ये हो गया SO2 और OH, इसको हम हीट करेंगे सिर्फ और सिर्फ, ये आ गया हीट। तो नतीजे में क्या होगा, नतीजे में हमें इथीन मिल जाएगा C2H4। ठीक है ना, ऑब्वियसली इन फॉर्म ऑफ गैस, और साथ साथ H2SO4 हमें मिल जाता है। तो आप देख लो, जो H2SO4 है ना, बेसिकली वो जो था वो हमें बाद में मिल गया। इस वजह से मैं ये कह रहा था कि ये जो रिएक्शन है ना, ये जो दोनों रिएक्शन है, मतलब कि ये जो दोनों रिएक्शन मैंने आपको समझाए, इनका एक कंबाइंड रिएक्शन जो मैं आपको समझाऊं ना, जो एक काम कर रहा है बेसिकली ये, वो इस तरीके से काम कर रहा है कि हमने सिर्फ क्या करना है, हमें C2
H5OH यानी कि इथेनॉल हमने यूज किया और हमने एज कंसंट्रेटेड H2SO4 को इस्तेमाल किया, ठीक है ना, एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करा और ये काम हमने करा 170 डिग्री सेल्सियस पर। तो नतीजे में हमें क्या मिलता है? नतीजे में मिलता है C2H4 इथीन जो हमें चाहिए था और साथ साथ प्रोड्यूस हो जाता है वाटर को। तो इन दी एंड आप इस तरह से ये समझ सकते हो कि बेसिकली हमने क्या किया है, हमने इथेनॉल को हॉट जो डिहाइड्रेशन करी है हमने इथेनॉल की, वो हमने किससे करी है? हॉट सल्फ्यूरिक एसिड से करी है, ठीक है ना। और असल में हमने क्या किया? असल में हमने यहां से ये जो वाटर का मॉलिक्यूल था ना उसको हमने अलग कर लिया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। और इसको एक और तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इथेनॉल को एक और तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं इथीन में, वो भी देख लेते हैं। तो इसको ऐसा समझ लो कि बी है और ऑल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो कन्वर्ट करेंगे इथीन को, इथेनॉल को हम कन्वर्ट करेंगे इथीन में और हम क्या कराएंगे, हम इस्तेमाल करेंगे वेपर्स ऑफ इथेनॉल, ठीक है ना, इथेनॉल के वेपर्स इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ एक कैटलिस्ट पे से गुजारेंगे। तो जो वेपर्स ऑफ इथेनॉल हैं, हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे? कैटलिस्ट। दो कैटलिस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर और वो कौन कौन से होंगे? हम इस्तेमाल कर सकते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 या फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं कपल ऑफ H3PO4 और साथ साथ आ जाएगा Al2O3। तो अब या तो एक कपल इस्तेमाल करो या एल्युमिनियम ऑक्साइड इस्तेमाल करो, दोनों ही तरीकों से आ जाता है आंसर, बस टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। जैसे कि देखो H2 C2H5OH और हमने बताया कि सबसे पहले आप कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं Al2O3 को और टेम्परेचर रखना पड़ता है 350 डिग्री सेल्सियस से लेके 360 डिग्री सेल्सियस तक और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है इथीन में C2H4 और साथ साथ हमें मिल जाता है वाटर यानी कि पानी। तो अब ये इसको दोनों में फर्क सिर्फ टेम्परेचर का आएगा। सेम रिएक्शन आप रिपीट कर सकते हो। अब आप कैटलिस्ट क्या रखोगे? अब आप कैटलिस्ट रखोगे H3PO4 Al2O3 और टेम्परेचर रखना पड़ेगा 250 डिग्री सेल्सियस। तो आ जाएगा हमारे पास C2H4 और साथ साथ मिलेगा वाटर, यानी कि सेम रिएक्शन है, सिर्फ कैटलिस्ट का डिफरेंस है और कैटलिस्ट की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको समझा दिया है पहला तरीकेकार टू प्रोड्यूस द इथीन विच इज द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है ना। नाउ सेकंड वह है बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड। और बेसिकली जरूरी नहीं है कि इथाइल क्लोराइड हो, बस हमें डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करनी है किसी भी विसिनल डाइक्लोराइड की। और विसिनल डाइक्लोराइड जो है वो हो सकते हैं सॉरी इथाइल क्लोराइड की। और इथाइल क्लोराइड को हम क्या इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड क्या है? इथाइल क्लोराइड है CH3CH2 और ये आ गया Cl और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रीट करेंगे विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज करेंगे तो वो प्रोड्यूस करेगा इथीन को, यानी कि मेन जो यहाँ पे काम हो रहा है इथाइल क्लोराइड की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए हमने इस्तेमाल करा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। बेसिकली एक एलिमिनेशन रिएक्शन होगा यहाँ पर और नतीजे में क्या होगा, हमें मिलेगा C2H4 यानी कि इथीन मिलेगा और साथ साथ ये अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड और ये आ जाएगा H2O। और याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात ये है कि ये कौन सा रिएक्शन है? इट इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन, जो मैं इससे पहले समझा चुका हूं आपको ना, इस वजह से अभी उसका मैकेनिज्म नहीं समझा रहा, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन आप समझ गए होंगे। दो वीडियोस अपलोड कर चुका हूं ऑलरेडी इसके ऊपर, वो उसको जाके आप देख सकते हो। फिलहाल हमें इसी को समझना है। इसमें हुआ क्या है, बेसिकली एक हाइड्रोजन जो है वो लॉस किया एक कार्बन एटम ने और फिर क्लोरीन फ्रॉम द अदर कार्बन एटम और इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाता है और हमारा जो इथाइल क्लोराइड है उसकी मदद से हम प्रिपेयर कर सकते हैं इथीन को। जबकि जो तीसरा प्रोसेस है वो भी बताता चलूं और वो होता है डीहेलोजिनेशन। तीसरा आ गया ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय डीहेलोजिनेशन। और डीहेलोजिनेशन की जा रही है ऑफ, वैसे मैंने आपको इसका नाम बताया है विसिनल, विसिनल लिखा हुआ है, डाई क्लोराइड। और अगर इसका एक्चुअल नेम बताऊं ना तो असल में ये होता है 1,2 डाई क्लोरो
इथेन, ठीक है ना, यही है। बस विसिनल डाइक्लोराइड एक ऐसे एलिमेंट को कहा, एक ऐसे उसको कहा जाएगा स्ट्रक्चर को, मॉलिक्यूल को, जिसके अंदर जो है विसिनल जो है ना, ये जो वर्ड लिखा हुआ है विसिनल, ये निकला है नेबर से, विसिनिटी से। तो अगर दो क्लोराइड जो है या दो हेलोजेंस, कोई से भी, विसिनल हेलोजन कहलाते हैं, कोई से भी दो हेलोजन जो है वो किसी मॉलिक्यूल के साथ जुड़े हुए हों, ठीक है ना, इन नेबर में जुड़े हुए हों, करीब करीब जुड़े हुए हों, तब जाके हम उसको कहते हैं विसिनल डाइक्लोराइड। जैसे कि अभी फिलहाल जो मैं आपको बताऊंगा उसमें क्लोराइड जो है वो दो कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होगा। देखो CH2, साथ में आ गया CH2, और आ गया हमारे पास जिंक, और इधर इसके साथ जुड़ा हुआ है एक क्लोरीन, और इसके साथ जुड़ा हुआ है एक क्लोरीन। इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि क्या बन गया, बन गया विसिनल डाइक्लोराइड, क्योंकि करीब करीब जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। इसका हम जिंक के साथ रिएक्ट करा रहे हैं बेसिकली। ये है हमारे पास, इधर देखो, ये है हमारे पास 1,2 डाइक्लोरोइथेन, जिसे हम विसिनल डाइक्लोराइड कह रहे हैं, और इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं विद जिंक मेटल पाउडर। तो क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होगी, और रीअरेंजमेंट क्या होगी कि ये हो जाएगा हमारे पास CH2, डबल बॉन्ड आ जाएगा किसके साथ, CH2 के साथ, ठीक है ना। और अलग क्या होगा, अलग हो जाएगा हमारे पास जो क्लोरीन है, और ये क्या बनाएगा, ये बना देगा जिंक क्लोराइड, यानी कि ZnCl2। तो जो हमारे पास डीहेलोजिनेशन है और विसिनल डाइहेलोजन, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि डाइक्लोराइड की जगह डाइब्रोमाइड भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है ना। बस ये है कि ऐसा होना चाहिए जहां पर दो क्लोरीन जो है वो दो पड़ोस में मौजूद, नेबर में मौजूद कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए हों, ठीक है ना, तो विसिनल डाइक्लोराइड कहलाता है। ये हो गया हमारा तीसरा तरीका। अब रह गया है आखिरी और काफी आसान सा तरीकेकार, और वो है रिडक्शन ऑफ इथाइन। नंबर 4, बाय रिडक्शन ऑफ इथाइन। रिडक्शन ऑफ इथाइन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इथाइन जो है वो हाइड्रोजनेशन करता है अंडर लिमिटेड कंडीशन, बहुत ही लिमिटेड कंडीशन होती है, ये बात आपने जहन में रखनी है। और हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे कैटलिस्ट को, एज निकल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। निकल हमारे पास काम कर रहा है किसके तौर पे, एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, तभी वो करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो देख लो हमारे पास इथाइन, इथाइन क्या है, इथाइन है हमारे पास, ये आ गया H, ठीक है ना, कार्बन के साथ, और कार्बन कार्बन में बना हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, और इस तरीके से आ गया हाइड्रोजन। ये जो लिखा हुआ है बेसिकली क्या चीज है, ये है इथाइन। और फिर हमने क्या किया, हमने सिर्फ इसको इसकी जो है वो हाइड्रोजनेशन की, और हाइड्रोजनेशन के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा निकल को, और निकल को इस्तेमाल करेंगे एक खास टेम्परेचर पे एट 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो नतीजे में क्या होगा, नतीजे में अच्छा हाइड्रोजन गैस को भी इस्तेमाल किया जाता है, नतीजे में हमें मिल जाएगा H2C डबल बॉन्ड CH2, जो कि आप जानते हैं क्या चीज है, ये है इथीन। इथीन को प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पर ये जो हमने हाइड्रोजन गैस को इस्तेमाल किया ना, वो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इस्तेमाल हो गई, और इस्तेमाल होने के बाद इथाइन से वो कन्वर्ट हो गया इथीन में, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने स्टडी करा है, दोबारा से मैं उसको रिवाइज भी कर दूं। सबसे पहले हमने एल्कोहल्स को इस्तेमाल किया, ठीक है, नंबर 1 हमारे पास एल्कोहल को इस्तेमाल किया था हमने। दूसरे नंबर पे हमने क्या किया था, दूसरे नंबर पे हमने इस्तेमाल किया था इथाइल क्लोराइड को, ठीक है, ये हमारा दूसरा काम था, इथाइल क्लोराइड को इस्तेमाल करना। तीसरे नंबर पे हमने क्या इस्तेमाल किया था, इस तीसरे नंबर पे हमने इस्तेमाल किया था विसिनल डाई क्लोराइड को, और फाइनली जो हमने इस्तेमाल किया है वो हमने इस्तेमाल किया है इथाइन को। तो इन मेथड्स के जरिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं इथीन को। द यूजेस ऑफ इथीन, इथीन को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं हमारी डेली रूटीन के अंदर, तो देखो सबसे पहले इथीन जो है वो पॉलीमर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे जरूरी बात यह, आप लोगों ने नाम सुना होगा पॉलीइथाइलीन, ठीक है ना। तो एक प्लास्टिक की एक फॉर्म है, उसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा कॉमन है, और इसको प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि स्पेशल फॉर्म ऑफ प्लास्टिक जो है वो बनाई जाती है इथीन के जरिए, जो कि मैंने आपको बता दिया पॉलीइथाइलीन कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा इसको इस्तेमाल किया जाता है एनेस्थीसिया के तौर पे। एनेस्थीसिया आप लोगों ने नाम सुना होगा, ऑपरेशन वगैरह जब होते हैं, सर्जरीज वगैरह जब होती हैं, तो जो मसल पेन है उसको खत्म करने के लिए, सेंस खत्म करने के लिए, लोग इंसानों को बेहोश करने के लिए, उसके लिए जो है वो इथीन को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इथीन का जो है वो एक और काम है, और वो काम है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए, यानी कि फ्रूट्स को पकाने के लिए। जो फ्रूट आमतौर पर पक जाता है
तो उसको जल्दी पकाने के लिए आमतौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट यूजेस हैं अबाउट ईथीन, जिनको आपने जहन में रखना है, ठीक है ना। सो आज के लेक्चर के लिए यही 3 बातें जो हमें डिस्कस करनी थी, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड यूजेस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। बाकी अगर आप समझना चाहते हो द प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन, तो उसके लिए आप देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। फॉर दिस लेक्चर आई एम साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज।